यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको क्या है कि सब्जेक्ट साइंस, अब इसके अंदर हमको परीक्षा में कितने सेक्शन आते हैं? 4। आज हमको सेक्शन पढ़ना है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या होता है कि गुजरात बोर्ड के अंदर क्या होता है कि इस सेक्शन के अंदर कितने, तो इस सेक्शन के अंदर 13 प्रश्न पूछता है और आपको लिखने होते हैं कितने? 9। और ये सेक्शन 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का ये सेक्शन होता है। अब ये 13 प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से ये पूछता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 13 प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न नंबर 25 से शुरू होते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और यहाँ पे 37 प्रश्न आते हैं, 13 प्रश्न आते हैं। अब पहला प्रश्न जो होता है ना, तो ये पहला प्रश्न 25वां प्रश्न, ये कभी कभी पहले चैप्टर से भी पूछता है और दूसरे चैप्टर में से भी क्या करता है? पूछ लेता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों चैप्टर में से कभी कभी 25 नंबर का प्रश्न पूछता है। 26वां प्रश्न जो होता है वो चैप्टर नंबर 3 में से पूछता है। 27वां 28वां प्रश्न चैप्टर नंबर 5 से पूछता है। और फिर इसके बाद ये जो 29वां प्रश्न है, 29वां प्रश्न ये चैप्टर नंबर किसमें से पूछता है? तो चैप्टर नंबर 8 में से। और 30वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से पूछता है, चैप्टर नंबर 9 में से। उसके बाद यहाँ पर 31वां और 32वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर किसमें से पूछता है? तो 12 में से, चैप्टर नंबर 12 में से। 33वां प्रश्न चैप्टर नंबर 13 में से पूछता है। और 34 और 35वां प्रश्न वो चैप्टर नंबर 15 और 36वां प्रश्न और 37वां प्रश्न चैप्टर नंबर 16 में से पूछता है। तो अगर हमको बी सेक्शन में अच्छे नंबर लाने हैं तो हमको सबसे पहले बराबर जिसमें से 2 प्रश्न पूछता है, यानी 5वां चैप्टर, 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर करना चाहिए। बराबर चैप्टर नंबर कौन कौन सा? 5, 15 और क्या था मैंने 16, ये 3 चैप्टर हमको पहले करने चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि हमारे नंबर अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि एकदम सरल चैप्टर भी है और हमको ना छोटे चैप्टर है, याद जल्दी हो जाते हैं। 12वां में तो क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उसमें से हमको है ना बहुत सारे प्रश्न करने पड़ते हैं। तो पहले हम करेंगे 5वां। क्या करेंगे? तो 5वें में देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे पहला प्रश्न पूछेगा डोबे-रायनर, तो डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम क्या पूछता है? त्रिपुटी नियम। तो डोबे-रायनर का जो त्रिपुटी नियम है, तो डोबे-रायनर ने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई? त्रिपुटी। तत्वों की क्या बनाई? त्रिपुटी बनाई। अब इसमें क्या था कि बराबर पहले और तीसरे जो तत्व है उसका औसत यानी एवरेज, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाए। तो औसत परमाणु द्रव्यमान अगर इसका ज्ञात करो तो औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर वो जो बीच का तत्व है उस बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है, उस बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। तो ये था डोबे-रायनर का क्या? त्रिपुटी नियम। क्या था डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम? तो डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम क्या था? तो मैंने आपको बताया कि डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम क्या था। तो डोबे-रायनर ने बराबर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके तत्वों की क्या बनाई? त्रिपुटी, यानी 3 की क्या बनाई? जोड़ी। अब उसमें क्या था कि पहले और तीसरे तत्व के
परमाणु द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान जितना होता है। यहाँ पर पहला तत्व है लिथियम और तीसरा तत्व क्या है, पोटेशियम। पर उसके द्रव्यमान का औसत परमाणु द्रव्यमान वो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये था डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम। अब इसके नियम की कभी कभी क्या पूछता है, मर्यादा। तो डोबे-रायनर के त्रिपुटी नियम की क्या मर्यादा है, तो इसकी पहली मर्यादा ये थी बराबर कि ये डोबे-रायनर का जो त्रिपुटी नियम है, तो पहली इसकी मर्यादा कि इसके अंदर जो औसत परमाणु द्रव्यमान आता है उसकी कीमत बीच में रहे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग होती है, बराबर परफेक्ट उतनी आती है नहीं। दूसरी इसकी मर्यादा ये थी कि डोबे-रायनर ने उसके समय में ज्ञात सभी तत्वों की त्रिपुटी बनाई नहीं। तो डोबे-रायनर के त्रिपुटी के कितनी मर्यादा, दो, कि डोबे-रायनर ने उसके समय में ज्ञात सभी तत्वों की त्रिपुटी नहीं बनाई। दूसरी मर्यादा ये थी कि जो औसत परमाणु द्रव्यमान आता है वो बीच के तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग होता है, पर एक्चुअल उसकी कीमत आती है नहीं। अब आता है दूसरा प्रश्न, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, तो न्यूलैंड में ने भी क्या किया, न्यूलैंड ने उसके समय में ज्ञात पहला तत्व कौन था, हाइड्रोजन, और 56वें तत्व थोरियम तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई, आवर्त सारणी। क्या बनाई, आवर्त सारणी। अब प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं, समान। गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाए तो लिथियम से 8वें नंबर का जो तत्व था वो था क्या, सोडियम। तो उसके लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे थे, समान। लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे थे, समान। तो ये था न्यूलैंड का अष्टक नियम। अच्छा, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, आपको लिखने का कि न्यूलैंड ने क्या किया कि न्यूलैंड ने उसके समय में ज्ञात पहले तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके एक क्या बनाई, आवर्त सारणी। प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के गुणधर्म कैसे होते हैं, समान। उदाहरण के लिए लिखने का कि लिथियम से 8वें नंबर का तत्व कौन है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे थे, समान। अच्छा, इसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक नियम से की, संगीत के अष्टक नियम से की। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या थी, मर्यादा। तो पहली मर्यादा ये थी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों को लागू होता है, भारी तत्वों को लागू होता है नहीं। दूसरी इसकी मर्यादा ये थी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए क्या था, सही था। तीसरी इसकी मर्यादा यह है कि न्यूलैंड ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों का समावेश करने के लिए क्या किया, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्तंभ में रखा, लेकिन उसके गुणधर्म फ्लोरीन से मिलते नहीं थे, उसके गुणधर्म आयरन से मिलते थे, जिसको उसने उससे कहा रखा दूर। तो ये उसकी तीन क्या थी, मर्यादा। आपको लिखने का न्यूलैंड ने बराबर अपने समय में ज्ञात पहले तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई, आवर्त सारणी। अब इस आवर्त सारणी में क्या था, प्रत्येक तत्व से 8वें नंबर के तत्व के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, या गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। गुणधर्म कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब मैंने बताया कि जैसे सोडियम लिथियम है, तो लिथियम से 8वें नंबर का तत्व कौन है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम के गुणधर्म कैसे थे, समान थे। अच्छा, इसकी तुलना उसने संगीत के अष्टक नियम से की, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसकी कितनी मर्यादा, तो इसकी मर्यादा है बराबर 3। पहला कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों को ही क्या करता है, लागू पड़ता है। दूसरी कि न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए सही है। तीसरी मर्यादा इसकी ये थी कि जो न्यूलैंड के ने अपनी आवर्त सारणी बनाई उसके अंदर
बराबर क्या किया कि कोबाल्ट और निकल को एक ही स्तंभ में रखा, एंड जिसके गुणधर्म क्लोरीन से मिलते नहीं थे, उसके गुणधर्म आयरन से मिलते थे, लेकिन उसको उसने क्या रखा, उससे दूर। तो ये भी उसकी क्या थी, मर्यादा। अब ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि मेंडलीफ अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछेगा मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। तो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी क्या थी? तो देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या था कि मेंडलीफ ने उसके समय में ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके क्या बनाई, एक आवर्त सारणी। क्या बनाई, एक आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो खड़ी पंक्ति है उसको बोलते हैं समूह, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी थी, 8, और आड़ी पंक्ति को बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी थी, तो इसके अंदर थी 6। क्या थी, 6 थी। अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में बोले, आपको लिखना मेंडलीफ ने उसके समय में ज्ञात 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के चढ़ते क्रम में क्या करके व्यवस्थित करके क्या बनाई, आवर्त सारणी। क्या बनाई, आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में क्या था कि जो खड़ी पंक्ति थी उसको बोलते हैं समूह, उसकी संख्या 8 थी, और जो आड़ी पंक्ति थी उसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, जिसकी संख्या कितनी थी, 6। अब इसकी मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या पूछता है कभी कभी, उपलब्धियां। यहाँ पर देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या पूछता है, उपलब्धि, और या तो पूछेगा सीमा। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धि थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली उपलब्धि ये थी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान रखे थे, जो ऐसा बताते थे कि भविष्य में अभी और तत्वों की खोज होना क्या है, बाकी है। दूसरी उसकी उपलब्धि ये थी कि मेंडलीफ ने बराबर क्या किया कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी को जब उत्कृष्ट गैसों की क्या हुई खोज, यानी जब निष्क्रिय गैसों की क्या हुई खोज, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग समूह में क्या किया गया, रखा गया। अलग समूह में क्या किया गया, रखा गया। यानी जब निष्क्रिय गैसों की क्या हुई खोज, यानी उत्कृष्ट गैसों की जब खोज हुई, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी को बिगाड़े बिना उनको एक अलग समूह में रखा गया, वो भी एक उसकी क्या थी, उपलब्धि। अब इसकी सीमा क्या है? तो इसकी 2 सीमा है। पहली कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों का समावेश नहीं किया, समस्थानिकों का समावेश नहीं किया, तो ये उसकी क्या थी, सीमा। और दूसरी एक सीमा ये थी कि कई जगह पर मेंडलीफ ने अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से क्या रखा, पहले। तो ये भी उसकी एक क्या थी, मर्यादा या तो सीमा। अब आता है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या आता है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में बराबर हेनरी मोज़ले, तो हेनरी मोज़ले ने जब परमाणु संख्या की क्या की खोज, परमाणु संख्या की क्या की खोज, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के चढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई। एंड इसके अंदर भी क्या था कि जो खड़ी पंक्ति थी उसको कहते हैं समूह, उसको क्या बोलते हैं, समूह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी थी, 18, और आड़ी पंक्ति जो थी उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त, उसकी संख्या कितनी थी, 7। कितनी थी, 7। अब अगर हमको पूछे समूह पर लिखो, तो समूह के बारे में क्या लिखेंगे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला समूह जो होता है वो बाईं तरफ होता है, उसके दाईं तरफ जाओगे तो 2, 3, 4, 5 से लेकर 18 तक के समूह आए होते हैं। 18 तक के क्या आए होते हैं, समूह। अच्छा, पहला समूह जो होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संयोजकता कितनी होती है, 1। अच्छा, 70वें समूह जो होता है, 70वां समूह, तो उनके तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इनकी भी संयोजकता कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं।
अच्छा 18वां समूह जो है, तो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। इसलिए 18वें समूह में किसका समावेश होता है? तो निष्क्रिय गैस का। किसका? निष्क्रिय गैस या तो उत्कृष्ट गैस का समावेश होता है, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा पूरी भरी होती है, तो न ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं न इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं इनको? निष्क्रिय गैस। अच्छा क्या था, मैंने कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उत्कृष्ट गैसों का समावेश कौन से समूह में होता है? तो 18वें समूह में। कौन से समूह में? 18वें समूह में। आवर्त की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आड़ी पंक्ति होती है उसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2। दूसरे तीसरे में कितने होते हैं? 8। चौथे पांचवें में 18 तत्व होते हैं और छठे सातवें में 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। अब पहले आवर्त में केवल इलेक्ट्रॉन की एक कक्षा का उपयोग होता है के, और दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की 2 कक्षा का उपयोग होता है के और एल, और तीसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉन की 3 कक्षा का उपयोग होता है के एल एम, और चौथे आवर्त में 4 कक्षा का उपयोग होता है के एल एम और एन। तो इतना आपको आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाई गई। उसमें खड़ी पंक्ति को समूह कहते हैं, आड़ी पंक्ति को क्या बोलते हैं? आवर्त। समूह की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। अब आपको लिखने का कि पहला समूह क्या होता है? बाईं तरफ। उसके दाईं तरफ जाओगे तो 2 से लेकर 18 तक के समूह आए होते हैं। फिर लिखने का पहले समूह के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनकी संयोजकता 1 होती है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके क्या बनाते हैं? धन आयन। क्या बनाते हैं? धन आयन। 70वें समूह की बाह्यतम कक्षा में तत्व की बाह्यतम कक्षा में सब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं आयन में और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाते हैं? ऋण आयन। लेकिन 18वें समूह के तत्व की बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है, तो न वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसलिए बराबर उनकी संयोजकता कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0 होती है। अब आता है आवर्त के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आड़ी पंक्ति है उसको बोलते हैं आवर्त। आवर्त की संख्या कितनी? तो 7। अब मैंने बताया कि पहले आवर्त में कितने तत्व? 2। दूसरे तीसरे में 8। फिर इसके बाद आता है चौथे पांचवें में 18, और उसके बाद छठे सातवें में 32 तत्व होते हैं। पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉन की 1 कक्षा का उपयोग होता है के, दूसरे में 2 के और एल, तीसरे में 3 के एल एम, और चौथे में 4 के एल एम और एन। तो ये हमारा था मेंडलेव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसके बाद कभी कभी पूछता है संयोजकता के बारे में। इसके बारे में संयोजकता के बारे में, तो देखो यहाँ पर संयोजकता के बारे में क्या याद रखना है? तो संयोजकता के बारे में याद रखने का कि परमाणु के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रही इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रही इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजकता। क्या बोलते हैं? संयोजकता। अथवा तो परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता को भी क्या बोलते हैं? संयोजकता। अच्छा समूह में अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, समूह में आप ऊपर से कहाँ जा रहे हो? नीचे, तो क्या होता है कि जो संयोजकता है वो संयोजकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। में संयोजकता कैसी रहती है? समान। लेकिन अगर आवर्त में आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हो, आवर्त में कहाँ जा रहे हो? बाईं तरफ से दाईं तरफ। तो बाईं तरफ से दाईं तरफ अगर आप जा रहे हो तो क्या होता है कि पहले संयोजकता बढ़ती है और बाद में क्या होती है? घटती है। बाद में क्या होती है? घटती है। तो याद रखने का कि परमाणु की दूसरे परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता। अथवा परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी क्या बोलते हैं? संयोजकता। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता क्या होती है? समान रहती है। लेकिन आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर पहले संयोजकता क्या होती है? बढ़ती है और बाद में क्या होती है? घटती है। इसी से मिलता जुलता बोलता है परमाणु त्रिज्या। क्या पूछता है? परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या में आपको याद रखने का कि परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं।
परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या में क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर से दर्शाते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पीएम। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या होती है 37 पीएम। कितनी होती है? 37 पीएम। अच्छा, समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, कारण कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षा क्या होती है? जुड़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है और उसके कारण परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आवर्त में अगर आप बाईं तरफ से कहा जाओगे, दाईं तरफ, बाईं तरफ से कहा जाओगे दाईं तरफ, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है, कारण कि परमाणु के केंद्र का बाह्यतम कक्षा के प्रति इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके प्रति आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। और इसलिए परमाणु त्रिज्या बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर क्या होती है? घटती है। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, लेकिन आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। दूसरा ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि देखो यहाँ पर अगला ऐसा प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। तो देखो यहाँ पर धात्विक और अधात्विक क्या पूछ सकता है? गुणधर्म। तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ आए तत्व है वो कैसे है? बाईं तरफ जो आए तत्व है, तो बाईं तरफ जो आए तत्व है वो धातु है। बाईं तरफ जो आए तत्व क्या है? धातु। और दाईं तरफ जो आए तत्व है वो क्या है? अधातु है। वो क्या है? अधातु। तो याद रखने का आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं तरफ जो तत्व आए होते हैं वो क्या है? धातु, और दाईं तरफ जो तत्व आए होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। अच्छा, धातु और अधातु को अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, और इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के ऊपर जो तत्व आए होते हैं उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? उपधातु। क्या बोलते हैं? अथवा अर्ध धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध धातु कहते हैं। अब एक चीज और याद रखने की है कि अगर आप समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो धात्विक गुणधर्म क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन आवर्त में अगर आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हो तो धात्विक गुणधर्म क्या होता है? घटता है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है? घटता है। यानी समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक गुणधर्म क्या होगा? बढ़ेगा, और आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाओगे तो धात्विक गुणधर्म क्या होता है? घटता है। ऐसे ही कभी आपको पूछ सकता है संयोजकता के बारे में। किसके बारे में? संयोजकता हो गया हमारा सक्रियता के बारे में। तो याद रखने का, सक्रियता समूह में ऊपर से नीचे जाओगे तो सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। सक्रियता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन आवर्त में अगर आप बाईं तरफ से दाईं तरफ जा रहे हो तो सक्रियता क्या होगी? घटती है। सक्रियता क्या होती है? घटती है। याद रखिएगा, सक्रियता क्या होती है? घटती है। तो इस प्रकार से 5वें चैप्टर में से इतने आईएमपी प्रश्न पूछे जाते हैं और इतना आपको याद होना चाहिए।